नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान भूगोल का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक को वैसे तो राजस्थान के अफवाह तंत्र में पढ़ना होता है। इसमें तो अफवाह तंत्र में बहुत सारे टॉपिक समाहित होते हैं, जैसे जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों को इसमें पढ़ना होता है। इसके अलावा जितने भी बांध बने हुए हैं, जितनी भी परियोजनाएं हैं, इन सबको बांध और परियोजनाएं, इन सबको किस में पढ़ते हैं? हम अपवा तंत्र में पढ़ते हैं। मुख्य नदियां पढ़ते हैं, साथ ही में उनकी कुछ सहायक नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अलावा नहरों के बारे में पढ़ते हैं, किसी बांध बनाकर उससे जो नहर निकाली जाती है ना वो। फिर उसके अलावा झीलों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? झीलों के बारे में। अब ये झील दो टाइप की होती है मुख्य रूप से, आपको पता है। खारे पानी की झील होती है और मीठा पानी की झील होती है। खारा और मीठा, ये मीठे पानी की झील होती है। अब ये जो झीलें होती हैं दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्राकृतिक। कैसी होती है? प्राकृतिक होती है। और एक इनको बनाई जाती है बाद में, तो उसको बोलते हैं हम कृत्रिम झील बोलते हैं। तो ऐसे कई टाइप के सवाल बनते हैं झील वगैरह। तो कुल मिला के आज अपना जो टॉपिक रहने वाला मुख्य रूप से वो कौन सा रहने वाला है? नदी टॉपिक रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल सकते हैं, राजस्थान की नदियां, या फिर ये पूरा जो ड्रैगन सिस्टम होता है, अपवा तंत्र होता है, उसके अंदर भी हम पढ़ सकते हैं इसको। तो आप तो केवल टॉपिक का नाम लिख लो, राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां। अब जो राजस्थान की नदियां हैं, इन नदियों को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में बांटेंगे। एक तो ऐसी नदियां होगी जो किसी भी सागर या खाड़ी में जल अपना नहीं लेकर जाएगी, उन्हें बोलते हैं हम आंतरिक प्रवाह की नदियां। क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। और एक ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिराती हो, उनको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी प्रवाह की नदियां। और कुछ नदियां अरब सागर में अपना जल ले जाकर गिराती है। किसमें? अरब सागर में। उनको बोलते हैं अरब सागर प्रवाह की नदियां। तो तीन टाइप की होती है, इन तीनों को पढ़ेंगे। और इसका एक चित्र भी आप देख सकते हैं। जैसे राजस्थान का जो अपवा तंत्र है, इन नदियों का, इनको हम मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? तीन भागों में विभाजित करते हैं। और ये तीन भाग कौन कौन से हैं? आंतरिक प्रवाह तंत्र, अरब सागर प्रवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र। आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं, इसमें कौन कौन सी नदियां आती है? ये सारी नदियां इसकी दे रखी पूरी। ये सारी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की नदी। जैसे गग्गर नदी है, कांतली है, कांकनी है, साबी, रूपारेल, कुकुंद, मैंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तुरुतमती, नीमड़ा, बूजड़ा, सीसारमा, भंगाणी और बाणगंगा। ये सारी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। इसके अलावा जो अरब सागर में अपना जल ले जाकर गिराती है, वो नदियां देखो मुख्य रूप से कौन कौन सी है। एक तो लूणी नदी, कौन सी? एक माही नदी पढ़ेंगे, एक पश्चिम बनास पढ़ेंगे और एक साबरमती। ये चार मुख्य नदियां पढ़ेंगे इसमें। बाकी सब इनकी सहायक और उनकी भी सहायक नदियां हैं ये सब। जैसे लूणी और लूणी की जो सहायक नदियां है, ये कौन सी है? सरस्वती धारा, जोजड़ी, लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, गुइया, सुकड़ी, सागी, जवाई, खारी, मथाई। ये सब लूणी की सहायक नदियां और या उनकी सहायक नदियां। सहायक नदियों की भी सहायक नदियां होती है ना, वो होती है। इसके अलावा माही की सहायक नदियां ये सारी आ जाएगी, जैसे सोम, जाखम, अनास, हरण, ईरू, एराव, चाप, मोरेन और भादर। इसी प्रकार जो पश्चिम बनास वाली पढ़ेंगे उसमें कौन कौन सी पढ़ेंगे? सूकली, सीपू, बतरिया, सेवरन, सुकेत और बलराम। इसी प्रकार ये जो साबरमती नदी है, इसकी सहायक नदियां जैसे खेतरक, याजमा, तेई, अतमती, वाकल, मानसी, मैसवा, भोगवा और मधुमती, ये सारी है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी की जो प्रवाह तंत्र है, उसमें मुख्य रूप से तीन नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम। कितनी नदियों के बारे में? तीन नदियों के बारे में। तीन नदियां कौन सी हैं? एक तो चंबल नदी और एक बनास नदी और एक गंभीर नदी। कौन सी? एक तो गंभीरी और एक गंभीर है, ध्यान रखना। गंभीर अलग है, गंभीरी अलग है। और चंबल की सहायक नदियों में इन सारी नदियों के बारे में हम पढ़ लेंगे। हालांकि बनास भी चंबल की सहायक नदी है। तो इसमें आ जाएगा काली सिंध, छोटी काली सिंध, मेज, कुराल, पार्वती, कुनू, अलनिया, ब्राह्मणी और गुजाली, ईज, चाकण, सीप और बनास।
अब बनास तो खुद को ही अलग से पढ़ रहे हैं हम, तो बनास में फिर ये सारी नदियां पढ़ेंगे हम। कौन कौन सी नदियां? बेडच, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई, बांडी, मासी, डील, काली सील। देखो काली सिंध तो किसकी सहायक नदी है? चंबल की। लेकिन काली सील किसकी है? बनास की। बल्कि बनास खुद किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ठीक है, डूंड, ये सारी नदियां पढ़ेंगे, मोरेल, डूंड वगैरह सब। गंभीर की सहायक नदी भद्रावती, बैसावट, माची, बरखेड़ा, अटा, सेसा, पार्वती, शेकिन और खेर और जगर। तो ये सारा एक प्रकार से पूरा नदी तंत्र होने वाला है। मुख्य मुख्य नदियां ही, इनके अलावा भी कुछ नदियां होगी तो उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप इस चार्ट को के लिए जगह छोड़ दो, ताकि आपको मैंने पीडीएफ तो भेज ही रखी है, वहां से उतार लेना। और फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को देख के आराम से कर लेना है ना। क्योंकि अभी आप ये चार्ट उतारोगे, इतना समय दूंगा तो शायद सही नहीं रहेगा। उतार लोगे नहीं तो घर पे उतार लेना आराम से। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो आप। जी हाँ, ठीक है। तो कितने प्रवाह की नदियां पढ़ते हैं हम? 3 प्रवाह की। तो लिखो, राजस्थान के अपवा तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान के अपवा तंत्र को, राजस्थान की नदियों के अपवा तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला लिखो, आंतरिक प्रवाह की नदियां। कौन सी? आंतरिक प्रवाह की नदियां। और दूसरा लिखें आप, अरब सागर प्रवाह की नदियां। कौन सा? अरब सागर प्रवाह की नदियां। और तीसरा लिखें, बंगाल की खाड़ी प्रवाह की नदियां। 3 नाम लिख ले केवल अभी तो, और फिर उसके बाद में चार्ट बनाना। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर पहले आपने जगह छोड़ दी तो कहां फर्क पड़ गया उसमें? आपके तो नोट्स है, नोट्स तो आपके ही है। बैठ जाओ, अभी तो खूब जगह है। लिख लिया? लिखो, अन्य जानकारी। शुरुआत में अन्य जानकारी लिखा रहा हूं, तो कुछ बेसिक चीजें लिखाना जरूरी है। अन्य जानकारी नहीं कह सकते, इसको हम सामान्य जानकारी कह सकते हैं। अन्य जानकारी तो टॉपिक के लास्ट में लिखी जाती है, शुरुआत में तो क्या लिखी जाती है? सामान्य जानकारी लिखी जाती है। देखो शब्दों में भी कितना अंतर आ जाता है। सामान्य जानकारी। देखो कोशिश ये रहेगी, वैसे तो नदियों से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं, कहाँ से उद्गम होता है, कितनी लंबाई है, कहाँ पे मुहाना बनाती है, कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कौन से बांध बने हुए हैं, ऐसे सवाल बनते हैं। लेकिन इतना पढ़ने के बाद में भी कई बार कुछ बेसिक चीजें हैं वो बच जाती है। तो नदियाँ हम जो शुरू करने की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले कुछ बेसिक जानकारियां हैं वो लिख लेते हैं, है ना। लिखिएगा, राजस्थान का अपवा तंत्र, राजस्थान का अपवा तंत्र, राजस्थान का अपवा तंत्र भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, कौमा, धरातलीय स्वरूप, धरातलीय स्वरूप में अरावली की स्थिति एवं महान भारतीय जल विभाजक, महान भारतीय जल विभाजक तथा जलवायु के द्वारा
अत्यधिक प्रभावित होता है। लिख लिया? हाँ, नदी किसे कहते हैं? नदी किसे कहते हैं? आप नदी टॉपिक पढ़ने की तरफ जा रहे हैं और आपसे पूछ ले नदी किसे कहते हैं। कितना सामान्य सा सवाल मैंने पूछा आपसे। आपको पता है लूनी नदी पढ़ेंगे, माही पढ़ेंगे, बनास पढ़ेंगे, चंबल पढ़ेंगे, सारी नदियां पढ़ेंगे। उनके उपनाम तक पता है आपको अभी से? उनका उद्गम भी पता है, उनका मोहाना भी पता है। उद्गम तो जानते हो ना, जहाँ से नदी निकलती है उसको उद्गम बोलते हैं, और जहां पर अपना जल ले जाके गिराती है उसको बोलते हैं मोहाना। बताओ, अब बताओ नदी किसे कहते हैं? तो बोलो रहे। अच्छा, और सागर में तो कई नदियां सागर में नहीं जाती, कई नदियां तो झीलों में जाके गिरती है, और कई नदियां तो झील में भी नहीं गिरती, जमीन में विलुप्त हो जाती है। इसे हम आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। तो राजस्थान में 3 प्रकार का प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है: आंतरिक, बंगाल की खाड़ी वाला और अरब सागर वाला। और जैसे हम भौतिक प्रदेश देखते हैं राजस्थान के, तो ज़्यादातर जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं ये पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, अरावली के पश्चिम में। और अरावली के पश्चिम से जिनका उद्गम होता है, वो सारी नदियां अगर जल लेके जाएगी, अगर सागर तक पहुंचती है तो अरब सागर में लेके जाती है। पूर्व की तरफ से प्रवाहित होने वाली किस में लेके जाती है? बंगाली खाड़ी में लेके जाती है। और बंगाली खाड़ी में ले जाने का एकमात्र तरीका है इनके पास, केवल गंगा के सहारे। किसके साथ जाती है? गंगा के साथ। बाकी ऐसा नहीं को कोई तरीका हो। पहले जाएगी, जितनी भी नदियां अगर बंगाल की खाड़ी में जाएगी राजस्थान की, तो वो किस में जाकर गिरेगी? उसमें चंबल में। और चंबल फिर किस में ले जाकर गिराएगी? यमुना में। यमुना किस में? गंगा में। और गंगा फिर किस में ले जाएगी? बंगाली खाड़ी में ले जाएगी। तो नदी के बारे में लिखो सबसे पहले। देखो, धरातल पर प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम नहीं होती, ध्यान रखना। है नदी कैसी होती है? धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में, एक धारा के रूप में बहने वाले, बहने वाले जल को नदी कहा जाता है। अब नदी में पानी बहने के लिए क्या होना चाहिए? ढाल होना जरूरी है। अगर ऐसे समतल हो गया तो पानी कहाँ बहेगा? फिर तो एक जगह एकत्रित हो जाएगा। तो ढाल होना जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं उच्च स्थानों से निम्न स्थानों की ओर बहती है, या उच्चावर्ती से निम्नावर्ती की ओर बहती है। लिख सकते हैं? देखिए, जो कि हमेशा उच्चावर्ती से, उच्चावर्ती से निम्नावर्ती की ओर बहती है। उच्चावर्ती से निम्नावर्ती की ओर बहती है। लूनी की एक सहायक नदी का नाम बताओ। जोजड़ी, वेरी गुड। सहायक नदी किसे कहते हैं? अगला पॉइंट लिखो आप, सहायक नदी। अगला लिखिएगा, सहायक नदी। जैसे नदी के बारे में लिख लिया ना आपने, अब लिखो सहायक नदी किसे कहते हैं। सहायक नदी लिखो, वे छोटी छोटी नदियां जो अपने क्षेत्र का जल बहाकर ले जाती है और आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, तो उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सहायक नदियां कहते हैं। लिख लिया? अब देखो, एक मुख्य नदी बह रही है और इसमें कई नदियां आके मिलती है ना?
इधर से मिल सकती है, इधर से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है? ये बाकी तो सब ये क्या सहायक नदियां हैं, ये तो क्या है सहायक नदियां, मुख्य नदी तो ये है। और इनका पूरा जो तंत्र बनता है उसे बोलते हैं हम अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं उसे? अपवाह तंत्र। देखिएगा अपवाह, अपवाह लिखा है मैंने, अपवाह तंत्र नहीं बोला है। आप जबरदस्ती अपवाह तंत्र लिख लो। अपवाह लिखो, किसी भी जल राशि का, किसी भी जल राशि का एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना ही अपवाह कहलाता है। किसी भी जल राशि का एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा की जगह पर आप निश्चित ढाल भी लिख सकते हैं ना, निश्चित दिशा ब्रैकेट निश्चित ढाल में प्रवाहित होना ही अपवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवाह। अब लिखो अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र लिखो, किसी भी अपवाहित, अपवाहित का मतलब होता है जल बहना एक प्रकार से, है ना। किसी भी अपवाहित नदी जल राशि के साथ जब उसकी सहायक नदियां भी मिल जाती है, जब उसकी सहायक नदियां भी मिल जाती है, तो उस क्षेत्र को, उस नदी का अपवाह तंत्र क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र या नदी द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी द्रोणी। तो नदी द्रोणी या अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? मतलब एक मुख्य सहायक नदी और उनकी सहायक नदियां आपस में मिलकर जिस जो क्षेत्र बनता है पूरा, उसको क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं। समझ जाओगे? लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, जैसे ये मुख्य सहायक नदी है, ये क्या है? मुख्य सहायक नदियां हैं। और इसके ये दूसरी सहायक नदी आके बह रही है, सहायक नदी बह रही, लेकिन इनके भी तो कोई सहायक नदियां वगैरह होगी, इनके भी तो कुछ ना कुछ, ये भी तो कौन कौन नाले आते आके मिलते होंगे इसमें क्षेत्रों में, मिलते कि नहीं मिलते? तो इन संपूर्ण को फिर बोलते हैं कैचमेंट एरिया। लिखो अगला, जलग्रहण क्षेत्र। जलग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। देखो विद्यार्थियों, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप केवल मेरे से पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जीके मजबूत हो जाएगी। आप हर टॉपिक का बार बार रिवीजन करोगे तो जीके मजबूत होगी, ध्यान रखना, नहीं तो नहीं होगी। जो टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं उनका बार बार रिवीजन करते रहो। हाँ, इतना कि जितना लिखा दिया ना उसका भी रिवीजन कर लोगे ना तो भी बहुत है। और दूसरा फैक्ट सवते ही आप खुद जोड़ना सीख जाओगे उसमें, पर उसका रिवीजन तो करो। आप रिवीजन नहीं करते, मुझे पता है। तो कैचमेंट एरिया जलग्रहण क्षेत्र क्या कहलाता है? लिखो, मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा, मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा जिस क्षेत्र से जल प्राप्त किया जाता है, जिस क्षेत्र से जल प्राप्त किया जाता है, उस संपूर्ण क्षेत्र को उस संपूर्ण क्षेत्र को उस नदी का, उस नदी का कैचमेंट एरिया ब्रैकेट में जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं।
लिखो, जल विभाजक या जल संभर क्या है? जल विभाजक या जल संभर क्या है? लिखो, सतह पर ऊंचा उठा हुआ वह भूभाग, सतह पर ऊंचा उठा हुआ, ऊंचा उठा हुआ भाग या भूभाग, जहां से वर्षा का जल अलग अलग दिशाओं में गमन करता हो, और अलग अलग बेसिनों, बेसिन का मतलब नदी, मार्ग, नाले, कुछ भी हो गया ना, अलग अलग बेसिनों में प्रवाहित होता हो, प्रवाहित होता हो, उसे जल विभाजक कहते हैं। लिख लिया? उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। और आपको पता है अरावली पर्वतमाला भी एक जल विभाजक का काम करती है, करती कि नहीं करती? लिखिएगा, राजस्थान में ये जल विभाजक रेखा, राजस्थान में ये जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला के सहारे अरावली पर्वतमाला के सहारे अजमेर के दक्षिण से, अजमेर के दक्षिण से, अजमेर के दक्षिण से सांबर झील तक फैला हुआ है। मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में आता है एक जल विभाजक, फैला हुआ है। सांबर झील पड़ता है यहाँ पर, जयपुर में पड़ता है वो, तो इस क्षेत्र में पड़ता है। लिख लिया? लिखो, अरावली को ही, अरावली को ही भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। कहते हैं ना, गंगा और गंगा और उसको सिंधु तंत्र को, दोनों को अलग करने का काम करती है। देखिएगा, अरावली को ही भारत की महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। क्योंकि देखो, ये अरावली ऐसे निकल रही, निकल रही कि नहीं निकल रही? अगर इसके पूर्वी तरफ देखे, इधर की तरफ, तो इधर जो भी पानी की गिरता है, या जो भी बारिश होती है, या जो भी नदियां होती है, तो अपना पानी किस में गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। मतलब इधर वाली बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है, और इधर वाली जो नदियां बह रही है वो किस में लेके जा रही है? अरब सागर में लेके जा रही है। देखिएगा, इसके पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है, जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। किसमें गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है।
तो देखो, राजस्थान में तो ये जल विभाजन का काम कर ही रही है, कर रही है ना राजस्थान में। हाँ ना तो बोला करो रे, कर रही है। और आगे जब जाती है तो इधर से सिंधु नदी तंत्र या सिंधु बेसिन क्षेत्र कह सकते हैं, और इधर गंगा बेसिन, इन दोनों को भी अलग अलग करने का काम करती है ना। देखो, तथा आगे चलकर सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को विभाजित करती है। तो एक विभाजक रेखा के रूप में कौन सी पर्वतमाला काम कर रही है? अरावली पर्वतमाला काम कर रही है विद्यार्थी। अब बताओ, हमने राजस्थान का जो नदी तंत्र है उसको कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में विभाजित किया है। 3 कौन कौन सा? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र और अरब सागर प्रवाह क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी। तो देखिए, बीच में जैसे ये माना कि अरावली है, क्या है? अरावली है। अब ये अरावली पर्वतमाला ही इसको विभाजन करने का काम कर रही है। किस किस को? अरब सागर और बंगाली खाड़ी। फिर ये क्या मामला है आंतरिक प्रवाह वाला? ऐसी नदियां जो अपना जल किसी खाड़ी में, किसी सागर या महासागर में ले जाकर नहीं गिराती है और बीच में विलुप्त हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। अरब सागर में ले जा रही है उनको अरब सागर प्रवाह की नदी। और सबसे बेस्ट उदाहरण इसका बताओ कौन सा है? लूनी नदी। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण बंगाल की खाड़ी वाला चंबल नदी। चलो, चंबल राजस्थान की नहीं है, लेकिन बनास तो राजस्थान की है। पूर्णतः राजस्थान बहने वाली नदी कौन सी है? बनास है, लेकिन वो बंगाल प्रवाह की नदी, ध्यान रखना, बंगाली खाड़ी प्रवाह। तो अब सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? आंतरिक प्रवाह की नदी। देखो, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो तीनों प्रवाह में आएंगे, और कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो केवल किसमें समाहित होते हैं? अरब सागर में। कुछ किसमें होंगे? बंगाल। ये सारी नदियां तो पढ़नी ही पढ़नी है। अब आप देख लीजिए आपके सामने कितनी नदियां हैं, लगभग 16 और 11, कितनी होगी? 16, 11, 17, वेरी गुड। कहाँ पढ़े हो? 27, 27 और 9, हाँ? और ये इनकी मेन मेन नदी है, ध्यान रखना। फिर ये कितनी हो रही टोटल? करो इनको एक बार। लगभग 70 नदियां हो रही। 75 होगी क्या? 84, 84। तो लगभग राजस्थान में हम 100 नदियां पढ़ेंगे। कितनी? तो 100 नदियां कम है क्या? 100 नदियों से तो क्या बाहर जाएगा? जा सकता है क्या? बाहर नहीं जाने देंगे। हेडिंग डालें आप, आंतरिक प्रवाह की नदियां। या आंतरिक प्रवाह तंत्र डाल सकते हैं हेडिंग। क्या डाल सकते हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां या आंतरिक प्रवाह तंत्र। लिख लिया? थोड़ा हाँ ना बोल दिया करो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, क्लास की थोड़ी स्पीड बढ़ जाए। लिखिएगा। ऐसी किसे कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां? हाँ, समाप्ति स्थल फिक्स नहीं है। फिक्स तो है ना, कहीं तो गिरती है, विलुप्त तो हो रही है ना। क्यों? जगह का नाम तो है ना। माना किसी गांव में जाके विलुप्त हो रही, तो उस गांव का नाम पता नहीं, क्या पहचान नहीं है कि उस गांव की, तो उस गांव में जाके विलुप्त हो जाती है। जैसे मेरी बात सुन लो, कांतली नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है? खंडेला टू मंडरेला। तो मंडरेला में जाके विलुप्त हो रही है ना भाई। अब बताओ, इसका मतलब यह था किसी सागर या खाड़ी में जल ले जाके नहीं गिराती, उनको कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। लिखो, ऐसी नदियां जो अपना जल ऐसी नदियां जो अपना जल किसी सागर, किसी सागर, कौमा महासागर, सागर कौमा नहीं लगाना था, ओब्लिक लगाना था, ओब्लिक महासागर तक ना ले जाकर, ना ले जाकर
किसी झील या मरुस्थल में विलुप्त हो जाती हो, उन नदियों को आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली में शामिल किया जाता है। लिख लिया? आपसे पूछा जाए तो भारत में सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वो कौन से राज्य में है, तो उस राज्य का नाम क्या आएगा? राजस्थान आएगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है। किसका है? मरुस्थल होने की वजह से। लिखिएगा आप लोग, मैं लिखा देता हूं। भारत में सर्वाधिक अंतः प्रवाह की नदियां, भारत में सर्वाधिक अंतः प्रवाह की नदियां भारत में सर्वाधिक अंतः प्रवाह की नदियां राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, क्योंकि यहां पर मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। लिख लिया? अब हम राजस्थान या अरावली के उत्तर पश्चिम में देखें। किधर देखें? उत्तर पश्चिम में। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सर्वाधिक नदियां पाई जाती, कौन सी? आंतरिक प्रवाह की नदियां। लिखिएगा, अरावली के उत्तर पश्चिम भाग में, अरावली के उत्तरी पश्चिमी भाग में अधिकांशतः आंतरिक प्रवाह प्रणाली, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियां पाई जाती है। कौन सी वाली पाई जाती? और भारत का राजस्थान का जो पूरा प्रवाह तंत्र है ना, नदियों के द्वारा जो भी प्रवाहित होता है जो भी जल, उसका कितना प्रतिशत ये नदियां प्रवाहित करती है? 60%। लिखो, जो कि कुल प्रवाह तंत्र का, राजस्थान के कुल प्रवाह तंत्र का 60% है। कितना है? 60% है। लिख लिया? लिखो, राजस्थान की कुछ प्रमुख आंतरिक प्रवाह की नदियां निम्नलिखित है। लिखो, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां, आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां, और ये नाम लिख लो विद्यार्थियों पूरे। घग्गर, कांतली, कांकनी। ये कांतली वो कांकनी है, दोनों अलग है। कांतली तो कहाँ बहती है? खंडेला टू मंडरेला। और ये बहती है जैसलमेर में, कांकनी है, मसूरदी। अभी तो लिखो घग्गर, आप तो एक लाइन में लिख लेना पूरा ना। घग्गर, कांतली, कांकनी, साबी, रूपारेल, कुकुंद, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तुरतमती, नीमड़ा, भूजड़ा, सीसारामा, बंगाणी और बाणगंगा। अब देखो विद्यार्थियों, आपको खारी यहां भी नजर आ रहा है, खारी यहां पर भी नजर आ रहा है, और है साबी भी होगी। खारी होगी, फिर खारी इधर भी होगी। हाँ, खारी इधर भी है ना, खारी खारी खारी, ये रही, 3 जगह खारी है।
अब पढ़ लेंगे हम आगे, बाद में लिखा देंगे सब। बांडी देखो इसमें भी है, और बांडी इधर भी होगी कहीं न कहीं। और मैनाल और मोरेल अलग है, ध्यान रखना। इधर हाँ, कुकुंद, कुकुंद, मेहता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तुरतमती, नीमड़ा, गुजड़ा, सीसारामा, बंगाणी और बाणगंगा। और वैसे तो ना मैंने आप लोगों को भेज रखी है, भेज रखी है ना भाई? उतार लिया क्या? थोड़ा जल्दी उतारा करो। जल्दी लिख लिया करो। और अगर आपको ये जैसे वीडियो में नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, तो आपको जो मैं पीडीएफ भेज रखा हूँ उसमें से उतार सकते हैं आप। बोल दो न, तो मैं बोल दूंगा ना। भंगाणी। और वैसे सारे नाम लिखने पढ़ने हैं इनको एक एक को, तो सब हो जाएंगे। तो शॉर्ट लिस्टेड आप बाद में भी कर सकते हैं इनको। देखो एक सवाल ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी है, कौन सी अरब सागर प्रवाह की नदी है, कौन सी बंगाल प्रवाह की नदी। एक सवाल तो ये बनता है सीधा, तो इनके सबके नाम पता होना चाहिए कौन सी किस में आएगी। तो इसलिए तो हमने मुख्य रूप से इनको 3 भागों में बांट लिया, पहले ही बांट लिया हमने। तो आंतरिक प्रवाह की नदियां, और अब एक सवाल ये आता है कि आंतरिक प्रवाह की नहीं, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर। तो लिखो आंतरिक, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। तो उस नदी का नाम क्या आएगा? घग्गर। घग्गर नदी। अब केवल राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है आंतरिक प्रवाह की? तो लिखो आंतरिक प्रवाह की वह नदी, लिखिएगा आंतरिक प्रवाह की वह नदी जो केवल राजस्थान में प्रवाहित होती हो, केवल राजस्थान में प्रवाहित होती हो, ब्रैकेट में पूर्णतः प्रवाहित होती हो। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होती है ना, समझ जाओगे ना? तो पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, और उसका नाम लिखो कांतली। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित का मतलब बहने वाली, लिख लिया? तीसरा लिखो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। देखो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांकनी। कौन सी है? कांकनी। और राजस्थान में बहने वाली, केवल राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली। और वैसे पूछा जाएगा आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी राजस्थान की, तो घग्गर बताना। 3 नदियों का नाम याद रखना आप। रख लोगे? एक एक को पढ़ा दूं? सबसे पहले लिखो आप घग्गर नदी, एक एक को पढ़ेंगे विद्यार्थी, है ना?
हेडिंग डाल लो, घग्गर नदी। और घग्गर नदी का एक चित्र बना लो। अभी चित्र नहीं बनाना, जगह छोड़ देना, केवल जगह छोड़ देना, घर पे बना लेना। घग्गर नदी हेडिंग डाल लिया आपने। अब देखो, घग्गर नदी का जो उद्गम है वो शिवालिक पर्वतमाला से होता है। कहां से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। ये लिखा हुआ है, देखो कहां से उद्गम हो रहा है इसका। शिवालिक पहाड़ियां या कालका की पहाड़ियां बोल सकते हैं। शिमला से होता है। शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इसका उद्गम तो वहां से हो जाएगा। फिर आगे देखना, ये हरियाणा में बहती है। किसमें? हरियाणा में बहती हुई, पंजाब में बहती हुई, और आगे राजस्थान में आ जाती है। तो तीन राज्यों में बहेगी है। कौन कौन सा? पंजाब नहीं, तीन क्या चार हो गए? तो चार कौन कौन से हो गए? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, चार हो गए। और फिर इसमें राजस्थान के दो जिलों में प्रवाहित होती है। राजस्थान के दो जिले कौन कौन से? हनुमानगढ़ और गंगानगर। और फिर उसके बाद में ये पाकिस्तान की तरफ भी चल जाती है। तो कितने देशों में बहती, कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, कौन राजस्थान के कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, राजस्थान में एंट्री करती है तो कहां से एंट्री करती है ना। इन तमाम बिंदुओं को हम इसमें देखने वाले हैं। ये क्या कर रहे हो बहन जी आप ऐसे दो पार्ट क्यों किए? अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले तो आपने हेडिंग डाल लिया घग्गर नदी, और लिखो इसके अन्य नाम। और किस नाम से जाना जाता है इसको? अन्य नाम, अन्य नाम। सरस्वती नदी, क्या कहते हैं इसको? सरस्वती नदी। हाँ। प्राचीन समय में एक नदी बहती थी, एक सरस्वती यहां भी बहती है, अजमेर में भी। तो प्राचीन सरस्वती है, प्राचीन सरस्वती। क्या कहते हैं अगर कोई? प्राचीन सरस्वती कहते हैं। मृत नदी, क्या कहते हैं इसको? मृत नदी कहते हैं। नट नदी, नट, नट नदी, क्या बोलते हैं? नट नदी। इसको वाहिंद नदी भी कहते हैं। वाहिंद, ये उपनाम जो बता रहा हूं ना, अन्य नाम, ये सारे नाम याद होने चाहिए। वाहिंद नदी, राजस्थान का शोक, इसको क्या कहते हैं? हाँ, राजस्थान की शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको। देखो, इसे सरोता नदी भी कहते हैं। सरोता नदी भी कहते हैं। इसे सोतर नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोतर। इसे सोता नदी भी कहते हैं। सोता नदी भी कहते हैं। और इसे नाली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली। और इसे हकरा नदी भी कहते हैं। ये पढ़ी होगी आपने, लेकिन ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। सारे नाम लिख लिया आपने। तो पहली बात तो देखो, ये तो बाद की बात है, कहाँ से निकलती, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ अपना जल ले जाकर गिराती है, वो तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसके नाम तो देख लें। कौन कौन से नाम लिखे आपने? सरस्वती, प्राचीन सरस्वती, मृत, नट, वाहिंद, राजस्थान की शोक, और स्रोता, सोतर, सोता, नाली और हकरा। ये सारे नाम किसके मिलते हैं? घग्गर नदी के मिलते हैं विद्यार्थियों। लिख लिया? ये तो हो गया इसके अन्य नाम या उपनाम, लिख सकते हो आप। अब लिखेंगे हम इसका उद्गम। तो अब आप लिखिए उद्गम।
पॉइंट डालो, उद्गम। क्या ना बहन जी, उद्गम हाँ लिखा, अच्छा पहले लिख लिया कि उद्गम, वेरी गुड। उद्गम लिखो, काल का पहाड़ी, काल का पहाड़ी, शिवालिक, हिमालय, हिमालय की श्रेणियां ना अलग अलग। लिया काल का पहाड़ी, काल का पहाड़ी, शिवालिक, हिमालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश। और विद्यार्थियों, कुछ तकनीकी समस्या आ जाने की वजह से हम इस घग्गर नदी के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। नमस्कार।